हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इंडिया साइज एंड लोकेशन क्लास 9th ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इंडिया का साइज क्या है, लोकेशन ग्लोब के ऊपर में कहाँ है, और इंडिया का एक्सपेंड कितनी है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन हैं, इंडिया की बाउंड्रीज़ किन किन कंट्रीज़ के साथ शेयर करती है, कितने तरह की बाउंड्रीज़ हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। लैटिट्यूड, द हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉन ऑन आवर ग्लोब इज कॉल्ड लैटिट्यूड। ये हॉरिजेंटल लाइन है जो हमारे ग्लोब के ऊपर में खींची गई है, लेटा हुआ, इट मीन्स लैटिट्यूड। और वर्टिकल लाइंस जो हमारे ग्लोब के ऊपर में खींची गई है उसे क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड। हम जानते हैं कि किसी भी पॉइंट या लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट चाहिए, दो एक्सिस चाहिए, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो इसीलिए लैटिट्यूड है, एक तरह से मान के चलेंगे एक्स एक्सिस, और लॉन्गिट्यूड है वाई एक्सिस। अब इस लोग यहाँ पर हम अगर कोई कंट्री है तो हम इसका लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग, है ना। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आपस में लगभग 90 डिग्री पे क्रॉस करते हैं एक दूसरे को। बहुत सारे ये लैटिट्यूड हैं, बहुत सारे लॉन्गिट्यूड हैं होंगे, तो ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। और ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स टाइप का बन रहा है जिसे हम ग्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रिड। लैटिट्यूड, दीज आर द हॉरिजेंटल लाइंस। ये सारे हॉरिजेंटल लाइंस हमारे ग्लोब के ऊपर में खींचे गए हैं। पैरेलल टू ईच अदर सो नेवर मीट्स। ये लाइन देख सकते हैं कि सभी एक दूसरे के पैरेलल हैं, कभी ये लाइन आपस में नहीं मिलती है। ये लाइन सभी एक दूसरे के पैरेलल में है। दीज लाइन आर ड्रॉन एज सर्किल्स के रूप में हमारे ग्लोब के ऊपर में खींची गई। द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड और लॉन्गेस्ट सर्किल इज इक्वेटर। ये जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है इसे हम इक्वेटर कहते हैं, और ये सबसे बड़ा लाइन होता है, सबसे बड़ा लैटिट्यूड होता है। इक्वेटर हमारे अर्थ को दो इक्वल हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। इक्वेटर डिवाइड्स अर्थ इनटू टू इक्वल हेमिस्फीयर, in the upper part northern hemisphere and in the below part southern hemisphere. When we go towards north or south pole from equator, circle becomes shorter and changes into point at both the pole. हम देख सकते हैं कि जो जो हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं सर्किल छोटा होते चले जा रहा है, और नॉर्थ पोल पे जाकर ये एक पॉइंट के समान, और साउथ पोल पे भी एक पॉइंट के रूप में हो जाती है। देयर आर टोटल 181 लैटिट्यूड्स इंक्लूडिंग इक्वेटर। इक्वेटर को इंक्लूड करते हुए टोटल कितने लैटिट्यूड्स हैं, 181। 90 ऊपर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और 90 साउदर्न हेमिस्फीयर में, एक एक डिग्री के डिफरेंस पर खींचे गए हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये हमारा इक्वेटर है, ये कई सारे कंट्रीज से पास करती है। यहाँ है साउदर्न अमेरिका कंटिनेंट, ये है अफ्रीका, और ये है हमारा एशिया। तो साउदर्न अमेरिका में हम देख सकते हैं कोलंबिया, इक्वाडोर, ब्राज़ील, फिर इधर रिपब्लिक ऑफ कांगो, केन्या, सोमालिया, युगांडा, इधर इंडोनेशिया, उसके बगल में इधर किरीबाती, ये होते हुए पास करती है इक्वेटर। ये है, यहाँ हमारा इंडिया है। लॉन्गिट्यूड्स और मेरिडियन, वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन ऑन ग्लोब फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स और मेरिडियन। लॉन्गिट्यूड का दूसरा नाम मेरिडियन भी है। ये नॉर्थ टू साउथ पोल पे खींची गई है हमारे ग्लोब के ऊपर में। टोटल ये 360 हैं। टोटल ये लाइन कितने हैं, 360। और 0 डिग्री को हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। इसका दूसरा नाम यूटीसी मीन्स यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड, एंड जीएमटी मीन्स ग्रीनविच मीन टाइम भी है। इसका 3 नाम हो गए, प्राइम मेरिडियन, यूटीसी एंड जीएमटी। ये जीएमटी या 0 डिग्री जिसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, ये हमारे ग्लोब को दो इक्वल हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। इधर है ईस्टर्न और इधर वेस्टर्न। इसके ईस्टर्न तरफ 181 लॉन्गिट्यूड्स हैं या मेरिडियंस हैं, और इसके वेस्टर्न तरफ भी 181 हैं। ये 181 ईस्ट और 181 वेस्ट दोनों 0 डिग्री के ठीक पीछे में जाकर मिल जाती है। ये जो 0 डिग्री हम प्राइम मेरिडियन देख रहे हैं, ये तो पीछे इधर भी ग्लोब के ऊपर में पीछे मुड़ जाती होगी, इधर से भी ये ग्लोब के पीछे मुड़ जाती होगी, लेकिन इसका पीछे के तरफ इसका नाम 0 डिग्री या ग्रीनविच या प्राइम मेरिडियन नहीं है। इसका नाम पीछे की तरफ, जब ये ठीक 0 डिग्री के ठीक पीछे में, इसका नाम 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट लॉन्गिट्यूड कहेंगे या इंटरनेशनल डेट लाइन कहेंगे, जिसे हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे।
प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स अर्थ इनटू टू हेमिस्फीयर, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, हम पढ़ चुके हैं। प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू ग्रीनविच, लंदन, फ्रांस, स्पेन एटसेट्रा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये ग्रीनविच यहाँ पे है आपको लंदन, तो लंदन से होते हुए फिर उसके नीचे फ्रांस, स्पेन होते हुए ये प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच मेरिडियन पास करती है। ऑल दीज लॉन्गिट्यूड्स मीट ऑन पोल्स। When we go from equator towards pole, the distance between two longitudes decreases and its maximum on equator। यहाँ पर मान लेते हैं कि ये हमारा इक्वेटर है, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड। तो हम देख सकते हैं कि इक्वेटर पे दो लॉन्गिट्यूड या मेरिडियन के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो मैक्सिमम होती है, और जो जो हम पोल की तरफ बढ़ेंगे तो देखते हैं कि डिस्टेंस घटते चली जाती है और पोल पे जाकर सारे मेरिडियन या लॉन्गिट्यूड्स आपस में मिल जाते हैं। Opposite of prime meridian, 180 degree east and 180 degree west longitudes meet. This longitude is called 180 degree east west longitude, या इसका दूसरा नाम केवल ईस्ट वेस्ट कहेंगे तो भी चलेगा, और इसका सबसे कॉमन नाम है इंटरनेशनल डेट लाइन। और इंटरनेशनल डेट लाइन के थ्रू ही पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके डेट का कैलकुलेशन किया जाता है। इंटरनेशनल डेट लाइन एक सीधी लाइन नहीं है, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि प्राइम मेरिडियन या 20 डिग्री वेस्ट या 20 डिग्री ईस्ट इधर हम देख रहे हैं, ये सारे सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। लेकिन इंटरनेशनल डेट लाइन या 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट लाइन भी कह सकते हैं, लॉन्गिट्यूड भी कह सकते हैं, ये सीधी लाइन नहीं है। क्यों नहीं है, हम आगे पढ़ेंगे। प्राइम मेरिडियन और इंटरनेशनल डेट लाइन एडोप्टेड इन द इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस 1884, वाशिंगटन DC, USA। प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री ही होगी और वो लंदन से होकर ही गुजरेगी। क्यों गुजरेगी, इंडिया से होकर क्यों नहीं गुजरेगी। और इंटरनेशनल डेट लाइन, ये सारी चीज़ों को एडॉप्ट किया गया था। 1884 में कॉन्फ्रेंस हुई थी, मीटिंग हुई थी, जिसे इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस कहते हैं, USA वाशिंगटन DC में। और इसमें लगभग 20-25 कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव आए थे। हालांकि उस समय सबसे ज़्यादा पावरफुल तो ब्रिटेन ही था, क्योंकि ज़्यादातर कंट्रीज़ की उसकी कॉलोनीज थी। इंडिया खुद उस समय आज़ाद नहीं हुआ था, कॉलोनी ही थी, गुलाम ही था भारत। तो इस मीटिंग में जो इन्फ्लुएंस रहा, ज़्यादा पावरफुल रहा, वो ब्रिटेन ही रहा। इसलिए ब्रिटेन ने अपने ही देश से, लंदन से ही ये फैसला किया कि प्राइम मेरिडियन को माना जाएगा जो लंदन से ही होकर गुजरेगी। उससे पहले सभी देशों का, 1884 से पहले सभी देशों का अपना अपना टाइम कैलकुलेशन किया जाता था। हर एक देश अपने अपने अनुसार से टाइम कैलकुलेशन करते थे। कोई एक यूनिवर्सल टाइम नहीं था जिससे कि सभी देश अपना अपना घड़ी को मिला ले। तो इसमें बिजनेस वगैरह करने में, ट्रैवलिंग में कई ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती थी। तो इसलिए ये कॉन्फ्रेंस हुई 1884 में। और लंदन का अपना, उस समय 1884 से पहले भी लंदन का अपना टाइम था। वो ग्रीनविच एक शहर है लंदन में, वहाँ उसका ऑब्जर्वेटरी बना हुआ था, उसी से वो अपना टाइम का कैलकुलेशन करता था। तो इसलिए जब ये मीटिंग हुई और इसमें ज़्यादा पावरफुल भी था ब्रिटेन, तो कोई उसकी बात को रोक नहीं पाया। तो प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री ग्रीनविच को ही मान लिया, और इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट लाइन को इंटरनेशनल डेट लाइन, जो कि प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच के ठीक पीछे, अर्थ के ठीक पीछे है। डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम, टाइम का डिटर्मिनेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो हमको पता है कि हमारा जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है। ये हमारा अर्थ है, यहाँ हम मान लेते हैं कि हमारा सन है, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ हमारा अर्थ रोटेट करती है। इट मीन्स ईस्टर्न पार्ट जो होगी अर्थ की, वो हमारे सन के सामने में पहले आएगी। तो ईस्टर्न पार्ट में पहले सनराइज भी होगी, ईस्टर्न पार्ट में पहले सनसेट भी होगी। तो ईस्टर्न पार्ट आगे रहता है, पहले रहता है। ईस्टर्न पार्ट में जब सुबह हो जाएगी, तब जो जो हम पीछे की ओर बढ़ेंगे तो वहाँ पर रात ही होगी, है ना। ईस्टर्न पार्ट में अगर दोपहर है, तो अगर हम ईस्टर्न पार्ट के किसी पॉइंट से हम पीछे की ओर बढ़ेंगे, वेस्टर्न तरफ बढ़ेंगे, तो वहाँ टाइम पीछे ही रहेगा, पीछे चलेगा। तो ईस्टर्न पार्ट आगे और वेस्टर्न पार्ट पीछे। क्यों? क्योंकि सन के सामने में ईस्टर्न पार्ट पहले आती है, बिकॉज आवर अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इफ़ वी गो ईस्ट फ्रॉम GMT, द टाइम इंक्रीजेज, मीन्स बिफोर अर्ली या एगो हो जाता है, पहले हो जाता है। और अगर हम वेस्टर्न तरफ जाते हैं तो डिक्रीज कर जाता है, बाद में आ जाता है। हमें पता है कि अर्थ 24 आवर्स में एक बार रोटेट कर जाती है अपने एक्सिस पर। इट मीन्स 360 डिग्री रोटेट कर जाती है इन 24 आवर्स। तो 1 डिग्री रोटेट करने में इसको कितना टाइम लगेगा? 24/360 आवर्स। और
और अगर इसको मिनट में हम चेंज करें तो 24 इंटू 60 मीन्स 1440 मिनट। अगर डिवीजन करते हैं 360 से तो कितना आता है 4 मिनट। इट मीन्स अर्थ विल रोटेट 1 डिग्री इन 4 मिनट। 1 डिग्री 4 मिनट में रोटेट करेगा अर्थ। तो अर्थ को 4 मिनट लगते हैं 1 डिग्री सन के सामने से मूव करने में, गुजरने में। तो इसी तरह से अगर आप कैलकुलेशन करें तो 60 मिनट यानी 1 घंटा कवर कर कितना डिग्री कवर का करेगा 15 डिग्री, यानी 15 डिग्री कवर करने में अर्थ को कितना समय लगेगा 1 घंटा। आधे घंटे अगर हम 30 मिनट्स कहें तो कितना लगेगा 7.5 डिग्री। इफ़ वी गो 1 डिग्री ईस्ट फ्रॉम GMT देन 4 मिनट्स बिफोर, इसको हम अगर आवर्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे +0004 आवर्स। पहले है तो प्लस और आफ्टर है ग्रीनविच से आफ्टर है, बाद है तो माइनस साइन के साथ हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा अर्थ है, ये हमारा प्राइम मेरिडियन है। तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये वाला ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया और ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया। इस ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जो भी टाइम होगी वो किससे डिनोट करेंगे हम प्लस साइन के साथ, क्योंकि ये आगे है। और वेस्टर्न तरफ जो भी टाइम होगी उसको हम किससे डिनोट करेंगे माइनस साइन के साथ। तो ये अगर 0 डिग्री है प्राइम मेरिडियन तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे करते करते 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट तरफ भी, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वेस्ट ऐसे करते करते 180 डिग्री वेस्ट तरफ भी। तो हर एक 1 डिग्री पे ईस्ट की तरफ अगर हम जाते हैं तो 4 मिनट पहले हो जाता है, बिफोर हो जाता है। और हर एक 1 डिग्री इच 1 डिग्री अगर हम वेस्ट की तरफ जाते हैं तो 4 मिनट बाद हो जाता है। माइनस साइन के साथ हम शो करेंगे। तो अगर इसी तरीके से हम कैलकुलेशन करें तो ये हमारा अर्थ है, ये हमारा प्राइम मेरिडियन है। इसके इधर हम 180 डिग्री ईस्ट जाएंगे और इधर 180 डिग्री वेस्ट जाएंगे। तो 0 डिग्री से 180 डिग्री अगर ईस्ट जाते हैं तो कितना टाइम का डिफरेंस रहेगा। तो हमने अभी पढ़ा है कि 1 डिग्री 4 मिनट, तो 180 डिग्री 180 इंटू 4 मीन्स 720 मिनट। अगर हम इसको 60 से डिवीजन करके आवर में चेंज करते हैं तो कितना आएगा 12 आवर, लेकिन प्लस साइन के साथ क्योंकि ईस्टर्न पार्ट में है। और ठीक इसी तरह से अगर 180 डिग्री वेस्ट जाएं तो प्राइम मेरिडियन यानी 0 डिग्री से, यानी इस लाइन से प्राइम मेरिडियन से ये कितना डिफरेंस में रहेगा, तो ये भी 12 घंटे, लेकिन माइनस साइन के साथ। अच्छा, अगर हमारे ग्लोब पे इधर हमने देखा कि ये हमारा 0 डिग्री है लॉन्गिट्यूड जिसे प्राइम मेरिडियन कहते हैं, इसके इधर 180 डिग्री ईस्ट और इधर 180 डिग्री वेस्ट। तो ये 180 डिग्री इसके पीछे में 0 डिग्री ठीक पीछे में 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट लाइन मिलती है, जिसे क्या कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। तो वहाँ से अगर हम प्राइम मेरिडियन पे पहुँचे तो 12 घंटा, और फिर प्राइम मेरिडियन से फिर 180 डिग्री वेस्ट पे पहुँचे तो फिर 12 घंटा। तो एक्चुअल में 180 डिग्री ईस्ट से 180 डिग्री वेस्ट तक के बीच का डिफरेंस कितना होगा 24 आवर्स मीन्स 1 डे, 1 दिन का डिफरेंस हो जाता है। अब हम किसी भी कंट्री के टाइम का कैलकुलेशन कर सकते हैं कि वो प्राइम मेरिडियन से या ग्रीनविच मीन टाइम से GMT से कितना आगे या पीछे है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, एक कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन या लोकल टाइम जोन उसका है 30.5 डिग्री ईस्ट। ईस्ट जैसे ही आएगा तो समझ जाएंगे पहले प्लस साइन के साथ बिफोर। तो फाइंड द टाइम डिफरेंस फ्रॉम GMT से इसकी टाइम डिफरेंस क्या होगी उस कंट्री की। इफ़ द क्लॉक शोज 12 PM इन लंदन, अगर 12 PM दोपहर का 12 बज रहा है लंदन में, तो व्हाट टाइम इट विल शो इन दैट कंट्री, तो उस देश में क्या टाइम शो करेगा। तो ये हमारा अर्थ है, ग्लोब है, ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है। मान लेते हैं ईस्टर्न पार्ट में है 30.5 डिग्री ईस्ट, तो मान लेते हैं यहाँ पे कहीं है कोई कंट्री है। अब ये कंट्री इस प्राइम मेरिडियन से कितना आगे है, तो 30.5 डिग्री, तो 1 डिग्री 4 मिनट। तो इसको अगर हम इन 4 से इंटू करते हैं 30.5 डिग्री ईस्ट को अगर हम 4 से इंटू करते हैं तो ये आपको आ जाएगा 122 मिनट। 4 से अगर इंटू करते हैं इसको तो ठीक। अगर इसको हम आवर में चेंज करेंगे तो 60 से डिवीजन करेंगे, 60 से डिवीजन करेंगे तो 2 आवर 2 मिनट। तो ये किस साइन के साथ हम शो करेंगे +2 आवर 2 मिनट। एंड क्लॉक विल शो 2 PM 2:02 PM शो करेगा। यानी अगर लंदन में 12 बजे दिन है तो उस कंट्री में 2:02 दिन का होगा, दोपहर का होगा, क्योंकि ये ईस्टर्न पार्ट में है और ईस्टर्न पार्ट आगे है, यहाँ सूरज गुजर चुकी है ठीक, और लंदन में अभी 12 ही बज रहा है।
इसी तरीके से दो और क्वेश्चंस हैं। इफ़ ए कंट्रीज स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन या लोकल टाइम जोन इज 82.5 डिग्री ईस्ट, ये भी ईस्ट है यानी प्लस साइन पहले, द टाइम डिफरेंस फ्रॉम जीएमटी, जीएमटी के साथ इसका टाइम डिफरेंस क्या होगा लंदन से। एंड इफ़ द क्लॉक सोज 12 AM इन लंदन, यानी रात का 12 बज रहा है लंदन में, तो फिर वो कंट्री में कितना बजेगा। एक्चुअली में ये जो 82.5 डिग्री ईस्ट है ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, IST है, यानी हमारे देश का टाइम है। ये लॉन्गिट्यूड से हमारे देश की टाइम कैलकुलेट की जाती है। तो 82.5 डिग्री, तो ये कितना होगा, इसको हम अगर हम डिवीजन करेंगे, इसको अगर हम 4 से इंटू करेंगे तो 4 से इंटू करने पे 84 से इंटू करने पे ये आएगा 330 मिनट, ठीक। और इसको अगर हम आवर में चेंज करते हैं तो ये आएगा 5 आवर एंड 30 मिनट, लेकिन ईस्ट, तो ईस्ट है तो इसका मतलब प्लस, यानी ये आगे है। इट मीन्स अगर लंदन में 12 बजे का रात ही है, 12 AM लंदन में रात ही है, तो हमारे कंट्री में उस समय सुबह का 5:30 बज चुका होगा और लंदन में अभी भी क्या होगी, रात होगी। क्यों, क्योंकि हम इंडिया क्या है, ईस्टर्न पार्ट में है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, तो यहाँ सुबह पहले होगी, है ना। इसी तरीके से किसी और कंट्री का है 60 डिग्री वेस्ट है तो ये पीछे रहेगी, माइनस में रहेगी। और अगर लंदन में 10 AM हो रही है तो उस देश में कितनी बज रही होगी, तो ये आप टाइम का कैलकुलेशन करके कितनी आगे रहेगी या पीछे रहेगी और आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत सारे देश के अपने अपने, सभी देश के अपने अपने टाइम जोन होते हैं। कुछ देश के ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा टाइम जोन है, कुछ देश ऐसे हैं जिनमें एक ही टाइम जोन है। जैसे हमारे कंट्री में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एक ही है, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड को या मेरिडियन को IST माना गया है। अब इसी को क्यों माना गया है हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में। USA के पास 6 टाइम जोन है, यानी USA के में 6 घड़ियाँ काम कर रही होंगी, सोच लीजिए। और रसिया में 11 टाइम जोन है। सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में फ्रांस की 12 जो है सो टाइम जोन है, मैक्सिमम टाइम जोन है 12। हालांकि ये देश बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन 12 टाइम जोन की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये काफ़ी दूर दूर तक इसके फैला हुआ है। इसकी कॉलोनीज, बहुत सारे आइलैंड्स हैं साउथ अटलांटिक ओशियन में भी, जहाँ पे फ्रांस का अभी भी कब्जा है, या अमेरिका का है, कुछ UK के पार्ट हैं। इसलिए इन लोगों को उन आइलैंड्स के लिए भी तो टाइम जोन चाहिए, सेपरेट टाइम जोन चाहिए। तो इसलिए कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनके काफ़ी ज़्यादा टाइम जोन्स हैं। सबसे ज़्यादा किसका है, फ्रांस का। इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट मेरिडियन इज कॉल्ड इंटरनेशनल डेट लाइन। 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट मेरिडियन को हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। ये हमेशा वाटर बॉडीज या ओशियन से ही होकर पास करती है, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये वाटर बॉडीज से ही क्यों पास करती है और स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं है, हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। तो when we go from eastern hemisphere to western hemisphere and crosses the date line, one day will decrease, एक दिन कम हो जाएगा। और अगर हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर से ईस्टर्न हेमिस्फीयर में क्रॉस करते हैं तो एक दिन इंक्रीज हो जाएगा। मतलब कि ये अगर हमारा ग्लोब है और इसके ठीक पीछे में है 0 डिग्री मेरिडियन, जिसे प्राइम मेरिडियन कहते हैं, और ये है 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट, ठीक। इधर हो गया आपको ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर होगा, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर होगा। उल्टा करके अगर हम, ये है हमारा प्राइम मेरिडियन और ये अगर ईस्टर्न है और ये वेस्टर्न है, ये 0 डिग्री है, तो 180 डिग्री पलट जाएगी। इस साइड होगा ईस्टर्न और उस साइड होगा वेस्टर्न। तो अगर हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर से वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आते हैं और ये इंटरनेशनल डेट लाइन जो है, इसको, इस लाइन को अगर हम क्रॉस करते हैं तो एक दिन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। यानी कहने का सेंस हुआ कि अगर यहाँ संडे है तो यहाँ सैटरडे होगा, ठीक। अगर यहाँ मंडे है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में तो यहाँ संडे ही होगी, एक दिन पीछे हो जाएगी। ये नियम बनाया गया। व्हेन वी गो फ्रॉम वेस्टर्न हेमिस्फीयर टू ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड क्रॉसेस द डेट लाइन, वन डे विल इंक्रीज। और ठीक इसी तरह से 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट इंटरनेशनल डेट लाइन, और ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। तो अगर हम वेस्टर्न से ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आते हैं तो एक दिन बढ़ जाएगा। ठीक उसी का उल्टा जो हम यहाँ भी हम लोगों ने पढ़ा है। यानी अगर यहाँ मंडे है तो ये एक दिन आगे होगा, इंक्रीज, ट्यूसडे होगा। इसको हम और डिटेल में पढ़ते हैं। हमने अभी आपको बताया कि कई सारे, जैसे यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं हम कि यहाँ पर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ है फ्रांस, ठीक। यह है पेरिस फ्रांस, देखिए यहाँ पे है फ्रांस, ठीक। लेकिन
फ्रांस के कई सारे आइलैंड्स यहाँ भी हैं, देख लीजिए ये फ्रांस का ही है, ये यहाँ ये भी फ्रांस के ही पार्ट हैं, सेंट एम्स्टर्डम, सेंट पॉल। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा फ्रांस खुद कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का एक आइलैंड यहाँ भी है जिसके ऊपर में इसका रूल है, मैकडोनल्ड आइलैंड, हेराल्ड आइलैंड। ये सेंट है, यूके है, यह हम देख सकते हैं कि हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर ये है लंदन, यूके, यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पे है लंदन, यूनाइटेड किंगडम, ठीक। लेकिन लंदन यहाँ भी है, यूके का पार्ट यहाँ भी है। ये सेंट हेलेना, जिस पे नेपोलियन बोनापार्ट को कैद करके रख दिया गया था और वो बाद में वो मर गया इसी पे, सेंट हेलेना आइलैंड। तो ये सेंट हेलेना भी यूके का ही पार्ट है। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा टाइम जोन्स की ज़रूरत पड़ती है। हमने आपको अभी जो बताया कि ये हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, ये हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, और ये हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन है। देख सकते हैं कि जिग जैग वे में है, सीधी लाइन ये नहीं है। क्यों नहीं है, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर हम वेस्टर्न तरफ जाएंगे तो एक दिन पीछे कर देंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, ईस्टर्न टू वेस्टर्न जाएंगे तो, और वेस्टर्न से अगर ईस्टर्न में आते हैं तो एड ए डे, एक दिन आगे हो जाएगा। जैसे कि यहाँ संडे है तो यहाँ मंडे है, यहाँ अगर मंडे है तो यहाँ संडे है। हम देख सकते हैं कि ये हमारे ग्लोब के ऊपर में खींचा गया इंटरनेशनल डेट लाइन, दैट इज़ 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट। ये उसका पुराना लाइन है, ये अभी नया लेटेस्ट है, ये लेटेस्ट है, चेंज हुआ है, लेटेस्ट चेंज हुआ है 2011 में। तो क्या हुई है, देखिए कई, ये हमेशा वाटर बॉडी से पास करती है। ये इंटरनेशनल डेट लाइन कभी भी ज़मीन से होकर, लैंड से होकर पास नहीं करती है। इसलिए नहीं करती है क्योंकि एक ही कंट्री में तब फिर क्या हो जाएंगे, एक पार दूसरा डेट और इधर दूसरा डेट, एक दिन का डिफरेंस हो जाएगा एक ही कंट्री में। तो इसलिए हमेशा ये ओशियन से होकर या वाटर बॉडी से होकर ही पास करती है। अब कुछ हम केसेस देख रहे हैं तो हमको आसानी से समझ में आएगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये एक कंट्री है जिसका नाम है समोआ, और ये है अमेरिकन समोआ। बहुत दोनों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों आइलैंड्स ही हैं। ये अमेरिकन समोआ इधर है, आपको पैसिफिक ओशियन, इधर चले जाएंगे तो यूएसए पहुंच जाएंगे, और इधर हम देख सकते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया है और ये न्यूजीलैंड है। ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है और ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। तो ये समोआ, ये एक इंडिपेंडेंट आइलैंड कंट्री, और ये अमेरिकन समोआ, इसके ऊपर अमेरिका का कब्जा। तो ये समोआ पहले इंटरनेशनल डेट लाइन, ये वाला लाइन जो था ये ऐसे था, ठीक। तो ये समोआ वेस्टर्न पार्ट में आता थी, यानी ये इसका टाइम का कैलकुलेशन या डेट का कैलकुलेशन यूएसए से होता था, क्योंकि ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर में चली गई, ठीक। लेकिन इस समोआ का ज़्यादातर ये बिजनेस न्यूजीलैंड के साथ किया करता था। तो इसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती थी समोआ को। क्या दिक्कत आती थी कि अगर न्यूजीलैंड में मान लेते हैं कि यहाँ संडे है तो ये एक दिन पीछे है, ये सैटरडे होगा, ठीक। और अगर किसी और उसी वीक में एक दिन ऐसा आएगा, यहाँ पर अगर संडे होगी तो यहाँ मंडे होगी। तो अब देखेंगे कि यहाँ संडे है तो यहाँ मंडे। अब इससे पहले हमने देखा कि यहाँ अगर संडे है तो यहाँ सैटरडे है, तो वीक में 2 दिन तो ऐसे ही चले गए, क्योंकि हमारे यहाँ संडे है, समोआ में संडे है तो वहाँ पर मंडे है। और अगर वहाँ पर हम समोआ में सैटरडे है तो न्यूजीलैंड में आपको संडे है, एक दिन आगे है। तो 2 दिन तो वीक में ऐसे ही चले गए, बिजनेस तो हो नहीं पा रही थी। तो इसलिए 2011 में समोआ ने ये फैसला लिया कि हम इंटरनेशनल डेट लाइन के हम ईस्टर्न तरफ आएंगे, हमको अमेरिकन समोआ के साथ नहीं रहना है, अमेरिका के साथ नहीं रहना है। तो वो 2011 में ये इस साइड आ गया। तो इस साइड कंट्री को तो उठा के नहीं ला सकता, हाँ इंटरनेशनल डेट लाइन को यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले इंटरनेशनल डेट लाइन ऐसे थी, यहाँ पे देख सकते हैं आप, देखिए। लेकिन अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि अब ऐसे करके बांट दिया। अब समोआ चले गया वेस्टर्न तरफ और अमेरिकन समोआ, अब समोआ चले गया ईस्टर्न तरफ और अमेरिकन समोआ वेस्टर्न तरफ। अब ऐसा करने के लिए इसको अपने कैलेंडर में से एक दिन को निकाल देना पड़ा समोआ को। क्यों? क्योंकि तभी तो बराबरी कर सकता है। तो इसने ऐसा किया कब, तो इस यहाँ पर 29 दिसंबर थी 2011, तो यहाँ पर थी 30 दिसंबर, ठीक। यहाँ पर जब 30 दिसंबर हुई तो यहाँ क्या था, 31 दिसंबर 2011। अब इसको बराबर करना है तो इसने क्या किया, 29 के बाद समोआ ने अपने देश में कैलेंडर में से 29 के बाद 30 को स्किप कर दिया, गायब कर दिया, कैलेंडर से वो डेट ही निकाल दिया 30, और डायरेक्ट 29 के बाद 31, और फिर इस साइड आ गया था तो 31 इसका भी हो गया, समोआ का 31 और न्यूजीलैंड का भी 31, एक ही डेट, और फिर सब चीज़ अच्छा।
तो इसके कारण कई सारे लोग अपना बर्थडे नहीं बना पाए, जिनका बर्थडे 30 दिसंबर होगा तो वो नहीं मना पाए होंगे, क्योंकि वो डेट ही कैलेंडर से निकल गई। ठीक इसी तरह से किरीबाती, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पर देखिए कि किरीबाती 300 आइलैंड्स हैं, 300 आइलैंड्स हैं। तो ये किरीबाती जो है ये भी पहले हवाई के साथ रहा करता था। यहाँ पे हवाई है, देख लीजिए, इसके साथ इसका टाइम का कैलकुलेशन होता था। लेकिन बाद में इसने भी फैसला लिया, 1994 की ही बात है, ये समोआ से पहले की बात है। तो फिर इंटरनेशनल डेटलाइन फिर एक बार चेंज हुआ, और इस बार इंटरनेशनल डेटलाइन को देख सकते हैं कि किरीबाती को ईस्टर्न, पहले ये वेस्टर्न तरफ था किरीबाती, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, अब आ गया है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। डेटलाइन की इधर है तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। इसने भी अपने एक डेट को अपने कैलेंडर में से निकाल दिया था, इसे भी निकालना पड़ा इक्वल होने के लिए। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये किरीबाती बहुत सारे आइलैंड्स हैं, यहाँ पर बहुत सारे 300 से ज़्यादा आइलैंड्स हैं। ये समोआ है, पहले ये अमेरिकन समोआ, ये समोआ पहले ये लाइन ऐसे थी, लेकिन अभी ऐसी हो गई है। ठीक, अभी न्यूजीलैंड के साथ है। ठीक है, इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये टोंगा है, ये फिजी है। इस सब को भी न्यूजीलैंड के साथ ही रखने के लिए इंटरनेशनल डेटलाइन यहाँ भी थोड़ा सा कर्व हो गई है, मुड़ गई है। पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले न्यू ईयर 1 जनवरी टोंगा सेलिब्रेट करता है, क्योंकि ये इंटरनेशनल डेटलाइन के जस्ट बगल में है, एकदम ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। सबसे पहले डेट बदलेगी तो टोंगा की, फिर सन के सामने से ये वाला पार्ट धीरे धीरे गुजर कर चले जाएगा। तो फिर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में कुछ घंटे के बाद वो न्यू ईयर आएगी, फिर कुछ घंटे के बाद इंडिया में आएगी। समोआ जो है वो जीएमटी से 13 घंटे आगे है, या +13 आवर्स या -11। अगर वेस्टर्न तरफ से हम घूम के आते हैं तो -11, और अगर ईस्टर्न तरफ से प्राइम मेरिडियन के पास से ईस्टर्न हेमिस्फीयर होते हुए अगर हम घूम के आते हैं तो 13 आवर, +13 आवर। जबकि हमने पढ़ा है कि मैक्सिमम तो 12 आवर है। 180 डिग्री ईस्ट या 180 डिग्री वेस्ट जाते हैं तो 12 आवर का डिफरेंस है, लेकिन ये 13 आवर हो गया। किरीबाती जो है वो 14 आवर आगे है। तो ऐसा क्यों है? उसके पीछे का रीज़न है कि इंटरनेशनल डेटलाइन, अगर इस लाइन को अगर हम सीधा खींचे तो फिर ये ठीक है कि ये 12 आवर का डिफरेंस आएगा, लेकिन क्या ये सीधी लाइन है? नहीं है। यहाँ पे देखिए समोआ यहाँ है, किरीबाती तो यहाँ है, तो इसलिए 12 आवर तक तो यहाँ होगा, +12 आवर। अगर हम, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, सारे प्लस 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 प्लस, यहाँ +12 आवर। लेकिन अब समोआ थोड़ा सा दूर है, तो इसलिए +13, किरीबाती +14। अगर हम उधर से घूम कर आते हैं वेस्टर्न तरफ से, यूएसए के तरफ से प्राइम मेरिडियन होते हुए यूएसए होते हुए घूम कर आते हैं वेस्टर्न तरफ से, तो फिर -11 आवर समोआ और किरीबाती -10 आवर। ये हम देख सकते हैं कि वर्ल्ड मैप है हमारा, ये यूनाइटेड स्टेट्स है, ये हमारा प्राइम मेरिडियन होगा, ये वाला ये हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारा प्राइम मेरिडियन है। ठीक, और इसके इधर जितना भी कंट्री होंगे वो सारे ईस्टर्न पार्ट, और ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये प्लस साइन के साथ इसमें दिखाएंगे, ये माइनस, ये वाला पार्ट पहले आगे और ये पीछे। भारत के कई नाम रहे हैं, इंडिया है, भारत, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, अल हिंद। जैसे ग्रीक्स ने इसे इंडिया कहा। जो हमारे वेद से हैं, पुराण से हैं, उसमें भारतवर्ष नाम है। और ये जो हम इंडिया का मैप देख रहे हैं ये बहुत पहले का है, महाभारत टाइम के समय का है। देख सकते हैं कि इंडिया कहाँ तक फैला हुआ था। ये गांधार, जो आजकल का कंधार बन गया है, अफ़गानिस्तान बन गया है, ये भारत का ही पार्ट था। ये अशोका के पीरियड में हम देख सकते हैं कि इंडिया कहाँ तक फैला हुआ था। पूरा जो है अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक का बॉर्डर ईरान तक पहुँच चुका था। इधर हम देख सकते हैं कि इंडिया कहाँ तक फैला हुआ था। इंडिया इधर नहीं फैल सकता कभी, क्योंकि यहाँ तो हिमालय है। तो भारत के लिए ये हिमालय जो है बहुत ही सिक्योरिटी का काम करता है। कोई भी कंट्री इधर से पास नहीं कर सकती है, कभी अटैक नहीं हुआ है, कभी इन्वेजन नहीं हुआ है। जब कभी भी कोई भी आए हैं इधर से ही आए हैं, क्योंकि इधर हिमालय नहीं है। इधर पहाड़ हैं, हिमालय की ही रेंज है। अफ़गानिस्तान में एक रेंज है हिंदू कुश, लेकिन उतनी ऊंची ऊंची पहाड़ें नहीं हैं। और ये आज का हमारा इंडिया है, देख सकते हैं कितना छोटा हो चुका है। और एक्चुअल में भी यहाँ पर हम दिखा तो रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में भी इतना दूर यहाँ पे नहीं है। इंडिया कटा हुआ है थोड़ा सा, हम देखेंगे आगे। तो इंडिया हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और सही तरीके से कहा जाए तो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में इंडिया आती है। क्योंकि अगर हम प्राइम मेरिडियंस के अकॉर्डिंग बांटते हैं तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इंडिया है, और अगर हम इक्वेटर से बांटते हैं तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया है। तो इंडिया एक्चुअली में नॉर्थ और ईस्ट हेमिस्फीयर कह सकते हैं। ठीक,
इस इंडिया का जो पिक्चर है, फिगर है, वो कैसा है, क्वाड्रिलेटरल है। इंडिया का टोटल एरिया है 3.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, और यहाँ हम देख सकते हैं एक्यूरेट डाटा कितना है, तो 3287263 किलोमीटर स्क्वायर। ये जो इंडिया का एरिया है ये टोटल वर्ल्ड के एरिया का 2.4% है, ठीक। और इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया इन दी वर्ल्ड। इससे बड़े कौन कौन से हैं, तो रसिया सबसे बड़ा, फिर कनाडा है, फिर चाइना है, फिर यूएसए है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, तब इंडिया है। चाइना का जो एरिया है वो इंडिया के एरिया से 3 टाइम्स मोर है, 3 गुना ज़्यादा है, जबकि पॉपुलेशन में इंडिया का चाइना के लगभग बराबर ही है। तो सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। इंडिया की लेंथ 3214 किलोमीटर है नॉर्थ टू साउथ। यहाँ हम देख सकते हैं कि नॉर्थ टू साउथ जो है इंडिया की, यहाँ हम देख सकते हैं कि इंडिया की लेंथ जो है वो, यहाँ हम देख सकते हैं कि इंडिया की जो लेंथ है वो नॉर्थ टू साउथ कितनी है, 3214 किलोमीटर। और विड्थ कितनी है, 2933 किलोमीटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इंडिया का नॉर्थ ईस्ट पॉइंट, सबसे उत्तर में सबसे नॉर्थ ईस्ट पॉइंट इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में है, दैट इज़ 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। क्योंकि नॉर्थ क्यों कहेंगे, क्योंकि ये इक्वेटर है, इसके 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री नॉर्थ, 4 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री नॉर्थ, इधर भी ये साउथ, 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री साउथ, 4 ऐसे करते करते 90 डिग्री साउथ। तो इसीलिए ये 37 यहाँ पर है, आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ इंदिरा कॉल वो नॉर्थ ईस्ट पॉइंट है। और साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑन लैंड, ज़मीन पे यहाँ पर हम देखेंगे तो केप कैमोरिन है कन्याकुमारी में, ये 8 डिग्री 4 मिनट है नॉर्थ इसका लोकेशन। साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है इंडिया का इन लैंड एंड वाटर, लैंड और वाटर मिलाकर, वो है आपको इंदिरा पॉइंट, वो है ग्रेट निकोबार में। यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर है अंडमान एंड निकोबार, ये वाला पार्ट में है अंडमान निकोबार यहाँ पर, और यहाँ पे है सबसे नीचे में ग्रेट निकोबार, और वहाँ है इंदिरा पॉइंट, दैट इज 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, सबसे पूरब का जो पॉइंट है उसका नाम है किबीथू, ये अरुणाचल प्रदेश में है, और इसका लोकेशन है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। क्यों, ये हमारा ग्लोब है, ये प्राइम मेरिडियन, इधर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ईस्ट करते 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 180 डिग्री ईस्ट तक जा सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये है आपको 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में। और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, सबसे पश्चिम में कौन सा पॉइंट है, तो उसका नाम है गुहार मोती, या कहीं कहीं सरकड़िक भी लिखा है, ये गुजरात में है, और इसका लोकेशन क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट। यहाँ पे आता होगा लॉन्गिट्यूड या मेरिडियन कौन सा, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लिखेंगे, क्योंकि इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। इट्स बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इज 30 डिग्री, लगभग 30 डिग्री का है। इसका फैलाव नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट अगर हम देखेंगे तो 30 डिग्री के आसपास आती है, क्योंकि ये है आपको 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ पर, और ये है 37 डिग्री नॉर्थ दोनों, तो लगभग 30 डिग्री। इधर भी हम देख सकते हैं कि यह है आपको 68 डिग्री 7 मिनट, और इधर 97 डिग्री 25 मिनट, तो लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस इधर भी है। इंडियन सब कंटिनेंट में कौन कौन से कंट्री आते हैं, तो इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, टोटल 5 कंट्रीज आते हैं इंडियन सब कंटिनेंट में। इंडिया का लैंड बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर लैंड बाउंड्री। ये लैंड बाउंड्री इंडिया का जो है वो कितना है, तो वो है आपको 15,200 किलोमीटर विथ 7 कंट्रीज, 7 देशों के साथ इसकी बाउंड्री लगती है इंडिया की, जैसे कि पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ भी थोड़ी सी लगती है जम्मू कश्मीर में, हालांकि वो पीओके में लगती है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। यहाँ आप देख सकते हैं ये अफगानिस्तान है, और यहाँ पे पीओके के साथ इसका थोड़ा सा टच करता है, लेकिन भारत पीओके को भी अपना ही अंग मानता है, अपने ही देश का पार्ट मानता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अफगानिस्तान के साथ भी इंडिया का बाउंड्री लगता है। तो पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, इन सारे देशों के साथ लैंड बाउंड्री लगता है, ज़मीन का बाउंड्री, जिसमें सबसे बड़ा जो बाउंड्री है लैंड बाउंड्री वो बांग्लादेश के साथ है, इसके बाद चाइना और फिर पाकिस्तान। तो सबसे बड़ा बाउंड्री, लैंड बाउंड्री इंडिया किसके साथ शेयर करता है, बांग्लादेश के साथ। टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग आइलैंड्स को भी इंक्लूड करते हुए इंडिया का जो टोटल कोस्ट लाइन है उसकी लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर। ये कोस्टल लाइन है, ये भी, और इधर भी तो बाउंड्रीज होंगी, इधर लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप्स हैं, इधर भी तो बाउंड्रीज हैं, कोस्टल बाउंड्रीज समुद्र के चारों। तो ये इसकी लेंथ कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर। तो टोटल बाउंड्रीज अगर आप
इंक्लूड कर देंगे, लैंड बाउंड्रीज को भी और वाटर बाउंड्रीज को भी, तो फिर इंडिया की टोटल बाउंड्री कितनी होती है 15,200 प्लस 7516.6 इजकल टू 22716.6 किलोमीटर, 22,716.6 किलोमीटर। इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विथ पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ सबसे पहले देखते हैं किस किस के साथ। तो पाकिस्तान के साथ इंडिया कई तरह की बाउंड्री शेयर करता है। एक तो ये है आपको इंटरनेशनल बाउंड्री पाकिस्तान के साथ इंडिया का, इसे हम कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। कौन सा लाइन कहते हैं? रेड क्लिफ। जब हमारे देश का पार्टीशन हो रहा था 1947 में, तो सर रेड क्लिफ ने इस लाइन को ड्रॉ किया था, इंग्लिश ऑफिशियल थे उन्होंने। तो ये गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर में थोड़ा सा ये रेड क्लिफ लाइन पास करती है। एंड ऑल्सो LOC, लद्दाख और POK के साथ LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल ये इंडिया शेयर करती है। ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल हम यहाँ पर देख सकते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल है और उसके बगल में LAC है, यहाँ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल जो है ये इसके ऊपर में POK है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये इतना पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा हुआ है अपने अंदर में। इसका नाम पहले सीज फायर लाइन था। 1949 में जब दोनों देश की आर्मीज़ वहीं रुक गई और इंडिया चले गया यूनाइटेड नेशन, हैं, तो उसे सीज फायर लाइन कह दिया गया, जहाँ पे दोनों आर्मीज़ रुकी हुई थी, लड़ाई चल रही थी कश्मीर के लिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो ये सीज फायर लाइन बाद में चलकर जब शिमला एग्रीमेंट हुआ, तो उस भयानक शिमला एग्रीमेंट, जिसमें कि भारत जीतने के बाद भी 1971 की वार जीतने के बाद भी इस शिमला एग्रीमेंट में सारी चीज़ हार गई, तो खैर इस सीज फायर लाइन का नाम उसी समय बदलकर LOC कर दिया गया, लाइन ऑफ कंट्रोल कर दिया गया। तो लाइन ऑफ कंट्रोल कहाँ है? केवल और केवल जम्मू कश्मीर में। अफगानिस्तान, जम्मू एंड कश्मीर POK, हालांकि यहाँ पे देख सकते हैं अफगानिस्तान के साथ थोड़ा सा इंडिया शेयर कर रहा है ना अपना बाउंड्री, यहाँ देख सकते हैं आप। तो अभी इंडिया के साथ तो नहीं है, POK के साथ है, लेकिन POK भी तो भारत का ही एक पार्ट है। तो इसलिए अफगानिस्तान के साथ कौन सा लाइन है? भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंट लाइन। चाइना के साथ आप देख सकते हैं मैकमोहन लाइन है, चाइना के साथ खींची गई है मैकमोहन। अरुणाचल प्रदेश तरफ इधर है मैकमोहन लाइन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैकमोहन लाइन अरुणाचल प्रदेश के साथ। तो ये मैकमोहन लाइन चाइना के साथ जो कंट्री हमारे स्टेट्स की बाउंड्री लगती है वो है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। लद्दाख के साथ चाइना की लद्दाख इंडिया का ही पार्ट है, और लद्दाख के साथ चाइना का LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बाउंड्री यहाँ पे देख सकते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लिखा हुआ है। ये 1962 की लड़ाई में जब भारत हार गई थी तो ये वाला पार्ट चाइना के पास चले गया, और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसको कहते हैं। इंडिया शेयर्स बोथ लैंड एंड वाटर बाउंड्रीज विथ 3 कंट्रीज। 3 कंट्रीज के साथ इंडिया अपनी बाउंड्रीज को शेयर करता है, बोथ लैंड एंड वाटर, दोनों तरह की बाउंड्री लगती है 3 देशों के साथ। जैसे पाकिस्तान के साथ वाटर बाउंड्रीज भी है और लैंड बाउंड्रीज भी है। बांग्लादेश के साथ, यहाँ बांग्लादेश है तो लैंड बाउंड्री भी है और वाटर बाउंड्रीज भी है। इसके बाद म्यांमार, यहाँ म्यांमार के साथ लैंड बाउंड्री भी है इंडिया की और वाटर बाउंड्रीज भी। इंडिया शेयर्स ओनली वाटर बाउंड्रीज, केवल वाटर बाउंड्रीज, जमीन का कोई मिलती नहीं है भारत की, केवल वाटर बाउंड्री। किसके साथ? तो श्रीलंका के साथ, मालदीव के साथ, थाईलैंड के साथ और इंडोनेशिया। इधर इंडोनेशिया है और फिर इसके पीछे में थाईलैंड है। यहाँ हम देख सकते हैं अच्छी तरीके से, ये अक्साई चीन है, ये चाइना अपने अंदर में ले चुका है। ये LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, 1962 में जब भारत हार गई थी। ये आपको ये POK है, ये इसके ऊपर में ये पूरा POK कहलाता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये काराकोरम K2 है जो कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक है। एक्चुअली ये अभी इंडिया में है नहीं, लेकिन इंडिया मानता है POK को अपना ही पार्ट, इसलिए काराकोरम इंडिया कह सकता है कि यह हमारा ही है, सबसे ऊंचा पीक है। तो ये गिलगिट बल्टिस्तान, ये सारे POK के ही पार्ट हैं। यहाँ पे है सियाचिन ग्लेशियर, ये सियाचिन ग्लेशियर, ये इंडिया के पार्ट अंदर में आती है। ये बहुत ही सबसे ऊंचाई पे मौजूद बैटल फील्ड है सियाचिन। कुछ दिन पहले ही ये सक्सगम वैली है, ये चीन को दे दिया, पाकिस्तान ने गिफ्ट कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान अपने अंदर में बहुत सारे पार्ट्स को तो रख लिया था, कब्जा किया हुआ है। अब धीरे धीरे वो चाइना के से वो मतलब इतनी कर्ज में डूब चुकी है कि उसे चाइना को अपना काफ़ी सारे इलाके टेरिटरी देना पड़ रहा है। भारत ने इसका विरोध भी किया, लेकिन कुछ अभी तक हुआ नहीं। तो ये सियाचिन ग्लेशियर है, इसके तीनों तरफ आप देख सकते हैं तो
जो इनिमीज ही हैं, पाकिस्तान है एक तरफ, इधर भी पाकिस्तानी है, या ये वाला पार्ट तो अभी चाइना को दे दिया है, पाकिस्तान ने गिफ्ट कर दिया, ये इधर अक्साई चीन, ये भी चाइना का ही है। तो तीनों तरफ, दो तरफ चाइना और एक तरफ पाकिस्तान है, तो तीन तरफ ये यहाँ पे है सियाचिन ग्लेशियर में, तीन तरफ एनिमीज़ हैं। यहाँ देख सकते हैं कि सियाचिन ग्लेशियर में हमारे जो आर्मीज़ हैं वो देखिए -50 डिग्री सेल्सियस तक चले जाती है ठंड में, विंटर में टेम्परेचर, और उस समय भी ये सारे लोग योगा कर रहे हैं। काफ़ी मुश्किल होती है यहाँ पर रहना। इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, द लॉन्गिट्यूड 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट या 82.5 डिग्री ईस्ट इज कंसिडर्ड एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया। ये है हमारा IST इंडियन स्टैंडर्ड, ये है हमारा IST इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। ये इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम ये मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, अभी तो पहले इलाहाबाद नाम था, प्रयागराज हो गया है, तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। फिर इसके नीचे में भी कई सारे स्टेट्स हैं ना, तो उसके नीचे में फिर MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश होते हुए पास करती है। तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट या 82.5 डिग्री ईस्ट को ही लॉन्गिट्यूड को ही हमारे कंट्री में IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्यों चुना गया? हमारे कंट्री में तो ये 68 डिग्री 7 मिनट है, इधर हो सकता है 70 हो, फिर 80 हो, 82 है, फिर इधर 90 भी हो सकता है, ये 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। तो इस सबों में 82.5 को ही क्यों चुना गया? तो उसके पीछे दो रीज़न है। पहला रीज़न है कि हमारे कंट्री के बीचों बीच होना चाहिए। दूसरा कि 7.5 डिग्री के मल्टीपल में होना चाहिए, क्योंकि आप याद कीजिए 7.5 डिग्री मीन्स 30 मिनट का डिफरेंस, तो 30 मिनट के डिफरेंस पे रहना चाहिए ताकि टाइम कैलकुलेशन अच्छा हो, इजी हो। तो हर एक आधे घंटे के अंतराल पे होना चाहिए, यानी 7.5 डिग्री के मल्टीपल में होना चाहिए और देश के बीचों बीच होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट है और ये 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? लगभग 30 डिग्री। और अगर इसको हम आधा करते हैं तो 15 डिग्री। अब इसमें हम 15 जोड़ दें या इसमें हम 15 माइनस कर दें, तो ये लगभग 82 पॉइंट समथिंग के आसपास पहुँचती है। तो भी एक्यूरेटली 82.5 इसलिए लिया गया क्योंकि 82.5 मल्टीपल है किसका? 7.5 का। तो आप 7.5 से डिवीजन करके देखेंगे 82.5 में एक्यूरेटली डिवीजन हो जाएगी। तो इन दो कारणों के कारण इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम को चुना गया। पहला, देश के बीचों बीच होना चाहिए। दूसरा, 7.5 डिग्री के मल्टीपल में होना चाहिए ताकि आधे घंटे का डिफरेंसेस हो। The actual time difference in Arunachal Pradesh and Gujarat is of 2 hours, but the clock will show the same time. Why? एक्चुअल में जो टाइम डिफरेंस है, हम तो देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक के बीच के डिफरेंस लगभग 30 डिग्री है। 30 डिग्री मीन्स 120 मिनट, 30 × 4 120 मिनट, 120 मिनट मीन्स 2 आवर। 60 से डिवीजन करेंगे तो 2 आवर। तो एक्चुअल में दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस 2 आवर है। अरुणाचल प्रदेश में जब सूरज निकलती है उसके 2 घंटे के बाद गुजरात में सूरज निकलती होगी, लेकिन घड़ी का टाइम सेम दिखाता है। क्यों दिखाता है? क्योंकि इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम ये यहाँ से ही सभी लोग अपने अपनी घड़ी को मिलाते हैं। ये इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम जो है 82.5 डिग्री ईस्ट, इसको 4 से आप इंटू कर सकते हैं, और ईस्ट है तो प्लस साइन के साथ आप शो करेंगे। तो आप देखेंगे कि ये हमारा इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम जो है वो GMT से कितना आगे है? 5 घंटा 30 मिनट प्लस 5 आवर 30 मिनट। इंडिया इज प्लस 5 आवर 30 मिनट्स ahead from GMT, Greenwich Mean Time. The Tropic of Cancer 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड डिवाइड्स इंडिया इन 2 पार्ट्स। ये हमारा ग्लोब है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, उसके ऊपर नॉर्थ, ये साउथ 23 डिग्री एंड हाफ को कहा जाता है नॉर्थ को कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और जबकि 23.5 डिग्री साउथ को कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो हमारे इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है 23.5। यहाँ हम देख सकते हैं कि यह है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इट पासेस थ्रू 8 स्टेट्स, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें कि गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है। झारखंड में रांची कैपिटल है झारखंड का, और वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ही सिचुएटेड है। वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, तो टोटल 8 स्टेट से होकर गुजरती है।
India's mainland from south of 22 degree north becomes taper and divides the two seas, Arabian Sea in west and Bay of Bengal in east. लगभग 22 डिग्री नॉर्थ के बाद, ये 23.5 है, तो इसके बाद ये होगा 22, है ना, और ये 22 होगा, ये 8 डिग्री 4 है। फिर यहाँ पे अंडमान निकोबार पिगमिन ग्रेट निकोबार में है आपको इंदिरा पॉइंट, वो है 6 डिग्री 4 मिनट, है ना। तो जो हम नीचे बढ़ते चले जाएंगे तो इक्वेटर पर पहुँच जाएंगे। तो खैर ये 22 डिग्री लगभग यहाँ होगी कहीं। तो इस 22 डिग्री के बाद से इंडिया थोड़ा पतला होता चला जाता है, आप देखेंगे थोड़ा पतला होता चला जाता है, और आगे चलकर ये डिवाइड करता है दो समुद्र को, दो सीज को आपस में, इधर अरेबियन सी और इधर बे ऑफ बंगाल। थैंक यू फॉर दी वॉचिंग। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे जितने भी आइलैंड ग्रुप्स हैं उन सभी के बारे में।